हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, इसके बेसिक्स को समझेंगे और ये कितने टाइप के होते हैं इसको भी जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नोट्स भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझा था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ में इंटरैक्ट करता है, जब उसका इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ में, तो हम उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इंटरेक्शन किस तरीके से होता है? देखिए, मैटर क्या कर सकता है? मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर सकता है, जिसको हम लोग एमिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिशन। और मैटर क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो ये या तो एमिशन हो या तो एब्जॉर्प्शन हो, दो तरीके से इंटरेक्शन हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ में, तो हम उस ब्रांच को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम जान पाते हैं इससे कि हमारा मैटर कौन सा है, कौन सा मैटर है। क्योंकि देखिए, जो मैटर होता है ना, वो एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब या एमिट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए, मैटर जो होता है हमारा किससे मिलके बनता है? मैटर हमारा एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक फिक्स एनर्जी लेवल के ही लाइट को एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं। तो इसीलिए हम उसको पहचान जाते हैं कि भैया ये एटम है। अगर मान लीजिए हमने कोई लाइट दिया, तो अगर पर्टिकुलर कलर की लाइट एब्जॉर्ब हुई तो हम जान जाएंगे कि ये हमारा एटम ये वाला है, हम जान जाएंगे हमारा मॉलिक्यूल ये वाला है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल की पहचान भी हम कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। तो इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा जाता है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने सब्सटेंस को, कौन सा सब्सटेंस है। तो ये क्लियर है आपको? अब यहां पे इसकी डिफिनेशन देखिए, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा रिजल्ट फ्रॉम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कैसे बनता है? ये बनता है या तो एब्जॉर्प्शन या तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज मॉलिक्यूल अंडरगो चेंजेस फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर। देखिए, जब हमारा मॉलिक्यूल जो है, जैसे मॉलिक्यूल है हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एनर्जी लेवल है इसका E1 फॉर एग्जांपल, और इसका एनर्जी लेवल है E2, दो एनर्जी लेवल है। हमारा मॉलिक्यूल अभी जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। तो ये रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो ये हो गया है हमारा कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा? इससे हमारा कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो या तो एब्जॉर्प्शन हो, और एमिशन कब होगा? जब हायर से लोअर में आएगा, इस तरीके से। तो या तो हायर से लोअर में आए या लोअर से हायर में जाए, या तो एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन स्पेक्ट्रा हो। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा एनर्जी स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है मॉलिक्यूल। तो इसी से हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बनता है। तो ये है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, और इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसको और समझते हैं। देखिए, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड आर सिमिलर टू दोज फॉर एटम्स। जैसा कि हम लोगों ने एटम के स्पेक्ट्रा को पढ़ा था, अब यहाँ पे समझिए, एटम के स्पेक्ट्रा जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, सिमिलर है मॉलिक्यूल का भी स्पेक्ट्रा, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो ये याद रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे है अभी हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एटम होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 डॉट डॉट ऐसे हम करते रहते हैं। 3p 3d 4s ऐसे होते हैं हमारे पास। तो हम जानते हैं कि एटम में क्या होता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एस से पी में चला गया या डी में चला गया, एस में चला गया, तो क्या हो गया? ये हायर स्टेट में चला गया। तो हायर स्टेट से फिर क्या होता है कि हमारा लोअर स्टेट में आता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिर लोअर स्टेट में आता है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में आता है तो वो लाइट को एमिट करता है। तो लाइट को जब एमिट करेगा, इस वाले से आएगा तो कुछ पर्टिकुलर लाइट को एमिट करेगा, इस वाले से आएगा तो कुछ अलग कलर की लाइट को एमिट करेगा, इस लेवल से आएगा तो कुछ अलग कलर की। तो इस तरीके से हमें पैटर्न मिल जाता था। सिंपल होता है किसमें? एटम के केस में। एटम के केस में जो स्पेक्ट्रा होता है उसको ज्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं होती हमें। वो केवल एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी एनर्जी लेवल होती है हमारे सेल में। तो हमारे सेल की एनर्जी लेवल को दर्शाने के लिए हमें एल और एस की जरूरत होती थी, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों की वजह से हम एनर्जी लेवल को डिफाइन कर पाते थे। तो ये क्लियर है एटम के केस में। लेकिन मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है? मॉलिक्यूल हम जानते हैं कि दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, हमें पता है। तो क्या हम मॉलिक्यूल में भी एटम वाला ऐसे लगा सकते हैं दोनों में? नहीं, क्योंकि ये भाई कंबाइंड हो चुके हैं। अभी कंबाइंड हो गए हैं तो यहाँ पे कुछ और तरीके की एनर्जी एग्जिस्ट करेंगी। यहाँ पे तो सिंपल हमें पता चल गया, J = L+S करके हम एक एनर्जी लेवल फिक्स निकाल लेते हैं अलग अलग लेवल के लिए। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल जब बनता है तो कुछ अलग अलग तरह की एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए क्या होता है, इसका स्पेक्ट्रा जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल आप जानते हैं कि दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है। अगर डायटोमिक की बात करें तो जिसमें दो एटम हो उसको हम डायटोमिक कहते हैं। अब इसमें एक दो चीज और समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे दो एटम जो है वो सेम है तो इसको हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर। क्या कहते हैं? होमोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं ऐसे सिंपल में। और एच एच से मिलकर बना यानी दो मॉलिक्यूल, तो हमारा होमोन्यूक्लियर सेम है।
अगर मान लीजिए H और यहाँ पे एक Cl है तो ये क्या हो गया, हेट्रोन्यूक्लियर। क्या हो गया, हेट्रोन्यूक्लियर। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेट्रोन्यूक्लियर, आप समझ चुके हैं, इसको नोट भी करते रहिए आप। अब देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमें समझना है। तो ये हमारे न्यूक्लियस है और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं इस तरीके से। न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, इसको याद रखिएगा। और इस एक्सिस को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एटम का नहीं ले सकते हैं कि पर्टिकुलर एटम का भैया हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख के बस हम एनर्जी लेवल निकाल दें और हमारा स्पेक्ट्रा मिल गया। नहीं, ऐसा सिंपल नहीं होता है। देखिए इसमें कई चीजें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये क्या करता है, अपनी इस एक्सिस के थ्रू रोटेशन करता है। मॉलिक्यूल क्या करता है, रोटेशन करता है। तो रोटेशनल एनर्जी प्रेजेंट है, यानी मॉलिक्यूल में अब क्या प्रेजेंट है, हमारी एक तरीके की रोटेशनल एनर्जी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। रोटेशनल एनर्जी इज प्रेजेंट, और जबकि हमारे एटम में नहीं था। और ये जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो वाइब्रेट करता है इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी भी प्रेजेंट है। कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, वाइब्रेशनल एनर्जी। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो इतनी तरीके की एनर्जीज आप देख सकते हैं प्रेजेंट है। तो इसीलिए मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काफ़ी तरीके की एनर्जी मॉलिक्यूल्स में होती है। इसीलिए इनका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। स्पेक्ट्रा इनका कॉम्प्लिकेटेड होता है, नॉट सिंपल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा, इनकी एनर्जी को कैसे निकालते हैं, तो इनकी एनर्जी को हम लोग बॉर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन के हेल्प से निकालते हैं, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और डेरिवेशन भी कर चुके हैं। तो बीओ अप्रॉक्सीमेशन इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम लोग और समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं इसका स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। अलग अलग एनर्जी तो होती है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से हमारा मूव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो 3 × 10⁸, लेकिन ये कई तरह के होते हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रे, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल एंड यूवी। विजिबल आपको पता है क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा क्लास 9, 10th में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और यहाँ पे यूवी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए कह सकते हैं आप वेवलेंथ में। सबसे कम वेवलेंथ गामा की होती है और सबसे ज़्यादा होती है रेडियो वेव, 10⁴ किलोमीटर लगभग। अब यहाँ पे ये एक रेंज होता है इसका, मतलब एक रेंज होता है वेवलेंथ का, मतलब इतने वेवलेंथ से इतने वेवलेंथ में हमारी रेडियो वेव होगी, इतने वेवलेंथ से इतने वेवलेंथ में माइक्रोवेव होगी, इतने से इतने में इंफ्रारेड होगी, इतने से इतने वेवलेंथ में विजिबल होगी, एक्सरे हमारे इतने से इतने के बीच में, गामा रेस इतने से इतने के बीच में होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इतने तरह का आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी बनता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यानी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर हम देखें तो इतने तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें मिलती है। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्पेक्ट्रल रेंज के अनुसार। मतलब रेंज क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल है, तो अगर मान लेते हैं हमारा वो माइक्रोवेव दे रहा है, तो माइक्रोवेव दे रहा है तो जरूर उसमें रोटेशनल होगा, उसमें रोटेशनल एनर्जी प्रेजेंट होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मॉलिक्यूल है हमारा, तो वो अगर माइक्रोवेव हमारा दे रहा है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, जरूर उसमें रोटेशनल एनर्जी प्रेजेंट होगी, तभी वो दे रहा है। इसका मतलब ये है। अगर मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल जो है वो इंफ्रारेड दे रहा है, तो जरूर उसमें वाइब्रेशन हो रहा होगा। मॉलिक्यूल में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, तभी वो इंफ्रारेड दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो नहीं वाइब्रेशन होगा। सिंपल सी बात है। ये इस तरीके से हम समझने वाले हैं। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं, अभी इसको और डिटेल में समझेंगे। मैं यहाँ पे आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक्स को और समझते हैं। द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूल देखिए, अब जैसे कि हमें एटम का स्पेक्ट्रा मिला, वैसे मॉलिक्यूल का भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अब उसको समझते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को जो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 रेंज के हिसाब से। रेंज मतलब कि अगर हमें इस तरीके का मिलेगा तो वो किसके वजह से मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा तो किसके वजह से, रेंज के हिसाब से। और बिटवीन मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा 3 तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जब ट्रांजिशन होता है तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यूवी या फिर विजिबल। तो यूवी और विजिबल आपका मिल रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंडर आएगा। किसके अंडर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के। अभी कंफ्यूज मत होइए, सारी चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे। और अगर वाइब्रेशनल और रोटेशनल हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा, इंफ्रारेड। क्या मिलेगा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आपको पता है ना, ये इंफ्रारेड ये। और प्योर रोटेशनल होगा तो आपको क्या मिलेगा, माइक्रोवेव। और थोड़ा बहुत इंफ्रारेड भी आपको मिल सकता है इसमें, तो याद रखिएगा।
अब इसको समझना है हमें कि भाई ये एक्चुअल में होता क्या चीज़ है, ये तो हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को समझेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से मॉलिक्यूल हैं, इस तरीके से क्या है मॉलिक्यूल हैं। अब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल में एटम होता है, तो एटम में क्या होता है कि हाइयर एनर्जी लेवल खाली होते हैं और लोअर में मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये मान लीजिए किसी हाइयर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में, तो ये अब हो सकता है यहाँ से ट्रांजिशन करे या हो सकता है यहाँ से ट्रांजिशन करे, यानी अलग अलग तरीके से ट्रांजिशन करेगा। जैसे कि एटम में होता है ट्रांजिशन, जैसे कि एटम में होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो यहाँ से लगभग कई सारे पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। लेकिन इसमें कई सारे पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे क्योंकि दो एटम है ना, इलेक्ट्रॉन हाइयर स्टेट में गया तो क्या हो सकता है, इसमें भी आ सकता है, ये इसमें भी आ सकता है, अलग अलग एनर्जी लेवल में आ सकता है। उसको तो आपको समझना होगा ना, इस तरीके से लेवल ड्रॉ करके, तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के रेंज में आएगा। अगर इस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है तो जो हमें लाइट मिलेगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, या तो अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब हम इसकी डिफिनेशन को पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पे समझिए, दिस स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व बोथ इन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में मिलता है। मतलब ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर भी जा सकता है हाइयर स्टेट में, या फिर हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट में भी एमिट करके आ सकता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों ही पॉसिबल होता है। दोनों तरह के स्पेक्ट्रा पॉसिबल होते हैं, याद रखिएगा। ये हमें विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की वजह से हमें विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन हमें मिलता है। अब ये फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो देखिए, व्हेन वन ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब दोनों में से कोई एटम डायटोमिक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड होता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल में चला जाता है, यानी कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइयर ऑर्बिटल में पुश किया जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल को हम एक्साइट कर देते हैं, हमें पता है कि एक्साइटेड हो जाता है। तो उससे क्या हो सकता है, कई सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन के वेरियस पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। उसी की वजह से हमें इसी वजह से हमें पैटर्न मिलता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इस पैटर्न को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की वजह से पाते हैं, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें मिलता है कौन कौन से मॉलिक्यूल में, तो ये हमें हेट्रोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल में मिलते हैं। होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर मैं आपको बता चुका हूँ। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम होना चाहिए दोनों एटम, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो दोनों में मिलता है क्योंकि भाई दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों में ट्रांजिशन होंगे, तो इस तरीके से हमें ये दोनों में मिलेंगे। अब मैं आपको और एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ इसके बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जब होता है तो दो लेवल के बीच में गैप कितना होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रा के लिए क्या होना चाहिए, दो लेवल। जैसे यहाँ से यहाँ आ रहा है तभी तो लाइट हमारे एमिट होगी, या यहाँ से यहाँ जा रहा है तभी तो लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो दो लेवल होना चाहिए। तो इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। तो इन दोनों में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो लगभग होना चाहिए 10 EV के बराबर एनर्जी गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कंपटीशन में भी पूछा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एनर्जी में गैप कितना होता है, तो इतना होता है, याद रखिएगा। तो ये और ये भी पूछा सकता है हेट्रोन्यूक्लियर या होमोन्यूक्लियर कौन से मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो करते हैं, तो दोनों शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से, और ये कैसे फॉर्म होता है ये भी क्लियर होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं ये। अब देखिए वाइब्रेशनल क्या होता है, तो हमें मॉलिक्यूल के ऊपर आना पड़ेगा फिर से। तो ये है रहा हमारा मॉलिक्यूल। अब वाइब्रेशनल क्या होता है, देखिए जैसे दो न्यूक्लियस है तो दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, इंटरन्यूक्लियर ये जो एक्सिस है इसके अलोंग क्या होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ऐसे क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेशन के वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसके वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। मतलब एनर्जी डिफरेंस होता है ना, तो उसके वजह से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। अब वाइब्रेशनल रोटेशनल क्यों कहते हैं, इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक वाला, अब वाइब्रेशनल वाला पहले समझ लीजिए। वाइब्रेशनल वाला भी कुछ ऐसे ही होगा, जैसे हमारा एनर्जी गैप मान लेते हैं E1 है, ये E2 है, वाइब्रेशन हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी गैप होगा दोनों लेवल के बीच में। दो लेवल होंगे, एक बार थोड़ा सा दूर जाएगा, एक बार पास आएगा। तो इस तरीके से हमारे दो लेवल मान लेते हैं कि हम हैं। अब देखिए वाइब्रेशन तो हो गया हमारा। अब वाइब्रेशन के बीच में दो एनर्जी लेवल के बीच में गैप कितना होता है लगभग, तो अगर गैप की बात करें तो इसमें गैप जो होता है वो होता है लगभग 0.1 EV, जिसको हम लोग 10⁻⁻1 EV कह सकते हैं। तो इतना गैप होता है इन दोनों लेवल के बीच में। अब हम इसको समझते हैं, फिर इन दोनों पे आते हैं फिर से। तो वाइब्रेशन में आपने समझ लिया कि न्यूक्लियस ऐसे से वाइब्रेट होता है, इसलिए एनर्जी गैप होता है दो लेवल के बीच में। अब रोटेशनल को हम समझते हैं, फिर इस पे आते हैं क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, तो इसीलिए। अब रोटेशनल कैसे होता है, देखिए इन दोनों का भाई एक सेंटर ऑफ मास होगा, कुछ ना कुछ मास है तो इनका एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते रहते हैं, ऐसे से रोटेट करते हैं, मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं। तो वहां पे क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी होगी। अब जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो कितने
के गैप में होती है। रोटेशनल एनर्जी जो होती है उसको भी मान लेते हैं, चलिए E2 और E1 मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो 10⁻³ eV होता है, ये होता है। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसमें होता है, इलेक्ट्रॉनिक में, फिर उसके बाद किसमें होता है, फिर उसके बाद होता है इसमें हमारा वाइब्रेशनल में, फिर उसके बाद किसमें होता है, रोटेशनल में, इस तरीके से। और एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, तभी हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। क्लियर बात है? अब हमें वाइब्रेशनल रोटेशन पे फिर से आना है। तो हमें पता है यहाँ पे, पहले इस पे देखिए, इसमें 10 eV का गैप होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो वाइब्रेशनल होगा, वाइब्रेशनल लेवल होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर होगा, मतलब एनर्जी के उस लेवल के, मतलब उस एनर्जी लेवल के अंदर ही तो होगा भाई। 10 के अंदर ही तो 0.1 आएगा, समझिए बात को। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं एक यूज करता हूँ पेज, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ईच, आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल contains vibrational level, many vibrational level. Each electronic level contains many vibrational levels, many vibration levels. तो ये याद रखिएगा, कई सारी वाइब्रेशनल लेवल्स को रख सकते हैं, क्योंकि उनका जो एनर्जी गैप होता है 10 eV का होता है, और इनका जो होता है वो 10⁻⁻1 eV का होता है। क्लियर बात है? अब देखिए, जो हमारा वाइब्रेशनल होगा वो कई सारे रोटेशनल को रख सकता है। वाइब्रेशनल वाला क्या कर सकता है, कई सारे रोटेशनल लेवल को रख सकता है, क्योंकि इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है एनर्जी लेवल। तो हम लिख सकते हैं ईच वाइब्रेशनल लेवल कंटेन्स मैनी रोटेशनल लेवल, ईच वाइब्रेशनल लेवल कंटेन्स मैनी रोटेशनल लेवल्स। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या होते ही ये सारी चीजें होती है, आप एनर्जी गैप से देख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम भैया इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, रोटेशनल लेवल्स भी होंगे। तो ट्रांजिशन इसके बीच में भी हो सकता है, और यहाँ से इस लेवल पे भी हो सकता है, यहाँ से इस लेवल पे भी हो सकता है। इसीलिए इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। होता तो वाइब्रेशन की वजह से, लेकिन रोटेशनल जो लेवल होंगे इसके अंदर होंगे, तो इसलिए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। इस तरीके के ट्रांजिशन में हमें मिलता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होता है वो रेड के बाद में होता है, इसलिए हम इसको इंफ्रारेड कहते हैं। वेवलेंथ में रेड के बाद होता है इंफ्रारेड। क्लियर है? वाइब्रेशनल रोटेशन समझ में आया। अब वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है, इसके नोट्स को आप देख लें पहले, कंफ्यूज मत हों। देखिए, दिस स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन एब्जॉर्प्शन, ये केवल एब्जॉर्प्शन में ही होता है, एमिशन में नहीं होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन होगा तभी ये स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। ये हमें नियर इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। इंफ्रारेड रीजन मतलब आपको पता है, इंफ्रारेड हमें मिलता है। और इट अराइजेज फ्रॉम, ये कैसे बनता है, इट अराइज फ्रॉम ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट। ये वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट के बीच के ट्रांजिशन से होता है, और वाइब्रेशन टू रोटेशनल के बीच में भी होता है, तो इसको याद रखिएगा। अब ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ही शो करते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जैसे कि HCl, जैसे कि HF, इन्हीं लोग शो करते हैं। होमोन्यूक्लियर नहीं शो करते। क्यों नहीं शो करते हैं, समझिए इसको। ये एब्जॉर्प्शन है, दिमाग में बैठा लीजिए। एब्जॉर्प्शन है मतलब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी में जाएगा, तभी हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रा मिलेगा। इस केस में वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा इसी केस में मिलेगा। तो अगर हम होमोन्यूक्लियर ले लें तो ये हमें नहीं मिलेगा स्पेक्ट्रा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि होमोन्यूक्लियर में डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है, सॉरी डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। होमोन्यूक्लियर का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरैक्ट नहीं करता है। इट फेल टू इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देयरफॉर वी डू नॉट गेट वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। एंड हम किस में पाते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में हम ये पाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सारी चीज है, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। हेट्रोन्यूक्लियर में ही मिलता है, जैसे HCl, HF। क्लियर? तो ये है हमारा वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आई होप मैंने इसमें कुछ छोड़ा नहीं होगा। बाकी तो हम इन सारी चीजों को, एक एक टॉपिक को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो यहाँ पे हम केवल टाइप्स के बारे में समझ रहे हैं। तो ये समझ में आया वाइब्रेशन रोटेशन। इसमें हमें क्या मिलता है भैया, इसमें हमें मिलता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड मिलेगा तो जान जाइएगा वाइब्रेशन और रोटेशन की वजह से हो रहा है। अब हमारा जो थर्ड है प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। प्योर रोटेशनल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि रोटेशनल लेवल के अंदर कोई और लेवल नहीं होता है। रोटेशनल लेवल में सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होता है, तो इसके अंदर कोई नहीं, तो इसलिए हम इसको प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। और जब ये होता है तो हमें माइक्रोवेव मिलता है। क्या मिलता है, माइक्रोवेव मिलता है। जैसे इंफ्रारेड होता है वैसे माइक्रोवेव होता है, फिर उसके बाद रेडियो वेव आता है। तो हमें कौन सा मिलता है, माइक्रोवेव मिलता है। रेडिएशन में कौन सा मिलता है, माइक्रोवेव। रोटेशनल जब होता है तो जब आप माइक्रोवेव पाइए तो आप समझ जाइए कि रोटेशनल की वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से हो रहा है, मॉलिक्यूल के अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से, तो ये हमारा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके नोट्स पे आते हैं ताकि आपको और समझ में आए। तो इसको नोट्स को आप पढ़िए यहाँ पे। दीज स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व इन एब्जॉर्प्शन इन द फार इंफ्रारेड रीजन और माइक्रोवेव। तो फार इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड के थोड़ा सा दूर, और माइक्रोवेव रीजन हमें मिलता है।
ये हमें कैसे मिलता है? ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी स्टेट। और ये हेट्रोन्यूक्लियर ही मॉलिक्यूल्स देंगे। क्यों देंगे हेट्रोन्यूक्लियर? आपको पता है, क्योंकि होमोन्यूक्लियर का डाइपोल जो मोमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट इज जीरो, इसीलिए हमें नहीं मिलता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। और तरीके के हमें मिल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेडियो वेव अगर आपको मिल रहा है तो वो आपको मिलता है स्पिन रिवर्सल। ये मॉलिक्यूल में नहीं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं आता, बट लेकिन हम समझ रहे हैं। रेडियो वेव का मिलता है जब स्पिन रिवर्सल होता है न्यूक्लियस का या इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्पिन होता है, कुछ ना कुछ ऐसा स्पिन होता है, आपको पता है, अप या डाउन। तो उस तरीके के स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कहते हैं, जो हमें रेडियो में। इसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। क्लियर है? और विजिबल और यूवी कब हमें मिलता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ऊपर नीचे जाते हैं, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी इसको कहते हैं। एक्सरे हमें मिलता है इनर इलेक्ट्रॉन, जब हमारे इनर इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन चेंज होता है तब हमें मिलता है। गामा रे हमें कब मिलता है? जब हमें रीअरेंजमेंट होता है न्यूक्लियर पार्टिकल का। जब न्यूक्लियर के पार्टिकल का रीअरेंजमेंट होता है तो हमें गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है। तो इतने तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पॉसिबल होते हैं, जिसको हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। इस वीडियो में तरकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।